सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर उमेश, एसोसिएट प्रोफेसर इन गोल्डफील्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन, फरीदाबाद। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रूनर्स कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ब्रूनर का समप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि जो समप्रत्यय है या कंसेप्ट है वो क्या है, किसे कहेंगे हम कंसेप्ट। तो अगर हम ब्रूनर की बात करें तो ब्रूनर के हिसाब से फॉर्मेशन ऑफ एनी ग्रुप और कैटेगरी इज नोन एज कंसेप्ट। यदि हम मन के हिसाब से चलें तो कंसेप्ट इज द प्रोसेस विच रिप्रेजेंट द कॉमननेस इन डिफरेंट थिंग्स और इवेंट्स। और यदि हम जो है चले टेनिसन के हिसाब से तो टेनिसन कहते हैं अ कंसेप्ट इज assumed to be a set of specific objects, symbol or events which share common characteristics and can be referenced by particular name or symbol। टेनिसन के हिसाब से समप्रत्यय से अभिप्राय उन विशेष वस्तुओं, चिन्हों व घटनाओं से है जो सामान्य विशेषताएं रखती हैं, जिन्हें एक विशेष नाम या चिन्ह दिया जा सके। तो इस तरह से समप्रत्यय या कंसेप्ट, उसके अलग अलग मीनिंग हैं। कितने तरह का हो सकता है ये कंसेप्ट जो है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, इसके अंतर्गत आ गया हमारा इंटेलिजेंस, लव, हैप्पीनेस, सैडनेस। कंक्रीट कंसेप्ट जैसे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल। प्राइमरी कंसेप्ट जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है, जैसे ट्री हो गया, बुक हो गई। सेकेंडरी कंसेप्ट जो दूसरे पर डिपेंड रहती हैं, जैसे सोसाइटी हो गया, मिक्स्ड इकोनॉमी। स्ट्रक्चर्ड कंसेप्ट मीनिंग इज सेम फॉर ऑल साइंस रिलेटेड कंसेप्ट। अनस्ट्रक्चर्ड कंसेप्ट मीनिंग इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, सोशल साइंस रिलेटेड कंसेप्ट। अ कंसेप्ट हैज द फॉलोइंग एलिमेंट। जो एक कंसेप्ट है, समप्रत्यय है, इसके जो अवयव होंगे उसका एक नेम होगा, नाम होगा। दूसरा उसका एग्जाम्पल होगा, उदाहरण। उसका कोई गुण होगा, एट्रीब्यूट, और उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू भी होगी, गुण मूल्य जिसे कहते हैं, और उसका कुछ रूल्स भी होंगे, नियम भी होंगे। तो इस तरह से ये 5 जो हैं किसी भी कंसेप्ट के एलिमेंट होंगे। अब हम बात कर रहे हैं ब्रूनर्स कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल या ब्रूनर्स मॉडल ऑफ कंसेप्ट लर्निंग। कंसेप्ट लर्निंग, तो इसके अंतर्गत हम चलेंगे, जैसे हमने बोला था वही 5 या 6 हेडिंग हमने ध्यान रखनी है। उन्हीं 6 हेडिंग के अंतर्गत वो सारे के सारे सब आएंगे कि क्या है और क्या नहीं है। तो क्योंकि जेएस ब्रूनर ने इस मॉडल को डेवलप किया था, इसलिए हम इसको ब्रूनर्स मॉडल ऑफ कंसेप्ट लर्निंग या ब्रूनर्स कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि जेएस ब्रूनर ने इसको डेवलप किया था। अब बात आती है कि इस प्रतिमान का विकास 1956 में जेएस ब्रूनर, जे गुडो तथा जॉर्ज ऑस्टिन द्वारा किया गया था। शिक्षण का यह कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल सूचना संपादन प्रतिमानों के वर्ग में आता है। इसे सामान्य ब्रूनर का समप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान भी कहा जाता है। यह इस विचार पर आधारित है कि मनुष्य में वस्तुओं के विभिन्नीकरण और उन्हें वर्गों में रखने की योग्यता विद्यमान होती है, अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करने की क्षमता होती है। यह प्रतिमान विद्यार्थियों को समप्रत्ययों की शिक्षा देने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह विद्यार्थियों को पर्यावरण की विभिन्न वस्तुओं में समान रूपता एवं संबंध पहचानने की योग्यता प्रदान करता है।
इसकी सहायता से अध्यापक विद्यार्थियों को इस योग्य बनाता है जिससे वे अपनी चिंतन नीतियों तथा संप्रत्यय निर्माण की विधियों का विश्लेषण कर सके। तो there are some of the basic assumptions of concept attainment model. concept attainment model के कुछ बुनियादी जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं में देखें तो assumptions में हैं, सबसे पहले संप्रत्यय निर्माण की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन। हमारे पर्यावरण में कई वस्तुओं का समावेश होता है। यदि हम इन वस्तुओं में भेद न पहचान सकें तो उन्हें वर्गों में नहीं रख सकेंगे और संप्रत्ययों का निर्माण नहीं कर पाएंगे, तो हमारे लिए पर्यावरण में समायोजन स्थापित करना कठिन हो जाएगा। मनुष्य में संप्रत्यय निर्माण की क्षमता विद्यमान होती है। दूसरा, जटिलताओं को कम करना, रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटीज, कि वस्तुओं को अलग वर्गों में बांटने से पर्यावरण की जटिलता कम हो जाएगी। तीसरा, संप्रत्यय के तत्व, एलिमेंट ऑफ कंसेप्ट, किसी भी कंसेप्ट या संप्रत्यय के 3 तत्व हैं, उसका उदाहरण गुण और गुणात्मक मूल्य। ठीक है, एग्जाम्पल एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूटेड वैल्यूज। चौथा है एक ही नीतियां, सेम स्ट्रेटजीज, वर्गीकरण करने या संप्रत्यय निर्माण में एक ही विचार प्रक्रिया में से गुजरना होता है, भले ही वर्गों की सामग्री में सांस्कृतिक भिन्नता ही क्यों न हो। इस प्रकार संप्रत्यय निर्माण अथवा वर्गीकरण की नीतियां एक ही होती हैं। 5वां है 2 अवयव, 2 कंपोनेंट्स, विभिन्न वस्तुएं वर्गों में इनके गुणों के आधार पर रखी जाती हैं। वर्गीकरण के 2 अवयव होते हैं, वर्ग निर्माण की क्रिया अथवा संप्रत्यय निर्माण, कैटेगरी फॉर्मेशन, और संप्रत्यय उपलब्धि की क्रिया, कंसेप्ट अटेनमेंट। छठा है हमारा संप्रत्यय निर्धारित करना, डिटरमाइन द कंसेप्ट। 7वां है संप्रत्यय निर्माण की संप्रत्यय उपलब्धि, दैट मीन कंसेप्ट फॉर्मेशन एंड कंसेप्ट अटेनमेंट। संप्रत्यय निर्माण एवं संप्रत्यय उपलब्धि की चिंतन प्रक्रिया अलग अलग होती है, परिणाम स्वरूप इनके लिए अलग अलग शिक्षण नीतियों की आवश्यकता पड़ती है। उपरोक्त तो इस तरह से हम ये देखते हैं, तो ब्रूनर और उनके साथियों ने कई शिक्षण प्रतिमानों का विकास किया। व्हील एंड जायसी 1978 ने 3 संप्रत्यय उपलब्धि के प्रतिमानों का उल्लेख किया है। पहला है संप्रत्यय उपलब्धि की पावती प्रतिमान, द रिसेप्शन मॉडल ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट। दूसरा, संप्रत्यय उपलब्धि का चुनाव प्रतिमान, द सिलेक्शन मॉडल ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट। तीसरा, अव्यवस्थित सामग्री का प्रतिमान, द मॉडल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल। ये तो कंसेप्ट अटेनमेंट की जो बुनियादी मान्यताएं थी, बेसिक एजम्पशंस थे। अब हम चलते हैं सीधे जो है किसमें, ब्रूनर, डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रूनर्स कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल इन टर्म ऑफ फंडामेंटल एलिमेंट्स। ब्रूनर के प्रतिमान की आधारभूत तत्व के रूप में व्याख्या, क्योंकि पहले ही हमने बोला है कि कोई भी मॉडल हो उसके लिए हमने 6 हेडिंगें चलनी है। पहला हेडिंग रहेगा फोकस, दूसरा सिंटैक्स, तीसरा प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, चौथा सोशल सिस्टम, 5वां सपोर्ट सिस्टम और 6ठा एप्लीकेशन। तो इन्हीं पर चलेंगे हम। तो सबसे पहले आता है हमारा फोकस। तो इस प्रतिमान का उद्देश्य केंद्रीय बिंदु विद्यार्थियों के आगमनात्मक इंडक्टिव तर्क को विकसित करना है। इस मॉडल के 4 उद्देश्य हैं। पहला, छात्रों को संप्रत्ययों की प्रकृति के विषय में ज्ञान प्रदान करना। विद्यार्थियों को जो
संप्रतियों की कंसेप्ट की जो नेचर है वह उनके विषय में ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा, छात्रों में विशिष्ट संप्रतियों का विकास करना। तीसरा, छात्रों को इस योग्य बनाना कि उनमें सही संप्रत्ययों का विकास हो सके। और अगला, छात्र में चिंतन संबंधी नीतियों का विकास करना। दैट मीन एक्ट ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन, एक्ट ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट, ये दो मेन इसके पार्ट रहेंगे। द एक्ट ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंसेप्ट, द एक्ट ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट। ये दो एक्टिविटीज मेन रहेंगी इस किसी भी कंसेप्ट को अटेंड करने के लिए। उसके बाद आता है इसका सिंटैक्स या संरचना। इस संरचना में कौशलों का विकास 4 सोपानों में किया जाता है, 4 स्टेप्स में। पहला है संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान में प्राप्ति। दूसरा, सूचना देना। तीसरा, सूचना का विश्लेषण करना। अगला, लिखित लेखा जोखा लिखना। और उसके बाद अव्यवस्थित सूचना के आधार पर संप्रत्यय का निर्माण करना। तो इस तरह से इसके सिंटैक्स में जो है, यदि हम देखें, द कंसेप्ट अटेंडेंट मॉडल हैज 3 वेरिएशन। अगर वेरिएशन की बात करें तो 3 वेरिएशन इसमें है। These can also be termed as model. The activity syntax of these 3 models differ, but these variation of model develop from the same conceptual base. ये वेरिएशन है रिसेप्शन, सिलेक्शन और अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल मॉडल। पहला रिसेप्शन ओरिएंटेड मॉडल, दूसरा सिलेक्शन ओरिएंटेड मॉडल, तीसरा अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल मॉडल। तो इस तरह से तो इस संरचना में सिंटैक्स के अंदर, दैट मीन ब्रूनर्स कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल में सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। पहली अवस्था में अध्यापक विद्यार्थियों के सामने आंकड़े प्रस्तुत करता है और उन्हें बताता है कि प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी। विद्यार्थियों को निर्देश दिया जाता है, ठीक, और उस निर्देश के आधार पर विद्यार्थी सोचने के लिए स्वीकारात्मक व या नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, हाँ या ना में। इसका दूसरा होगा एनालिसिस ऑफ हाइपोथेसिस, जो हमने परिकल्पना की है उसका हाइपोथेसिस। दैट मीन दूसरी अवस्था में विद्यार्थी संप्रत्यय उपलब्धि के लिए प्रयुक्त की गई नीति का विश्लेषण करते हैं। उस नीति की विश्लेषण के लिए सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, दैट मीन कई विद्यार्थी अपने मन में परिकल्पना की रचना करते हैं और स्वीकारात्मक एवं नकारात्मक उदाहरणों पर विचार करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। अध्यापक की प्रतिक्रिया क्या होती है उसमें, और रिजेक्शन और अप्रूवल ऑफ हाइपोथेसिस, बच्चे ने जो हाइपोथेसिस की है उसको स्वीकार करना या उसको रद्द करना। और उसके बाद और एग्जाम्पल प्रस्तुत करना, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों जो एक ही तथ्य पर चिंतन करते हैं और जिनकी परिकल्पना भी एक समान होती है, उन्हें प्रोत्साहन मिलता है और वे नए स्वीकारात्मक एवं नकारात्मक उदाहरण सोचने लगते हैं। उसके बाद अंत, क्लोजर, जब अध्यापक जो है हाइपोथेसिस को छोड़कर अन्य सभी परिकल्पना रद्द कर देता है, तो जब टीचर जो है किसी एक हाइपोथेसिस को छोड़कर और सारी हाइपोथेसिस से कैंसिल कर रद्द कर देता है, तो विद्यार्थी के सामने अवधारणा के कई स्वीकारात्मक एवं नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत होते हैं। तब उनको पहचानने के लिए और उनके गुणों के बारे में वर्णन करने के लिए कहा जाता है। और उसके बाद इसका एप्लीकेशन होगा। चौथी अवस्था अभ्यास का अवसर प्रदान करती है, विद्यार्थी संप्रति का प्रयोग करते हैं। ये सब जो है आपके दूसरे पॉइंट के अंतर्गत में ही आएंगे, सिंटैक्स में ही, क्योंकि इसके अलग अलग फेजेज हैं। अलग अलग फेजेज में अलग अलग उनको लेना और उनको कैटेगराइज करना। इसके बाद है हमारा तीसरा रहेगा प्रतिक्रिया का सिद्धांत, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक को प्रत्येक सोपान पर विद्यार्थियों की अनुक्रिया के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करनी पड़ती है।
गलत उत्तरों को तत्काल रद्द करना और ठीक उत्तरों को स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक होता है। परंतु अध्यापक को किसी न किसी तरह विद्यार्थी को उत्साहित करते रहना चाहिए। उसे विद्यार्थियों में स्वाभाविक अंतःक्रिया करने की सभी संभव प्रयास करने चाहिए और इसीलिए टीचर को यह बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि वह स्वयं और विद्यार्थी दोनों में कोई भी पैसिव या निष्क्रिय न हो। ये प्रतिक्रिया का सिद्धांत। पहला फोकस, ठीक है, क्योंकि फोकस का मतलब है क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या करना है। दूसरा सिंटैक्स, संरचना या स्ट्रक्चर। तीसरा प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन या प्रतिक्रिया का सिद्धांत। चौथा है हमारा सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम में ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं क्योंकि जहां पर भी टीचर और टॉट दो ही हैं। ठीक है। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल में अध्यापक और विद्यार्थियों के परस्पर सहयोग से आगे बढ़ता है। ये जो है कक्षा की सभी क्रियाओं पर अध्यापक का नियंत्रण होना चाहिए, परंतु उसे विद्यार्थियों को विचार विमर्श के लिए उचित स्वतंत्रता या फ्रीडम देनी चाहिए। उसे इस बात को भी सुनिश्चित बनाना चाहिए कि विद्यार्थी अपने काम को स्पष्ट रूप से समझें। अध्यापक और विद्यार्थियों में तथा विद्यार्थियों में परस्पर उचित अंतःक्रिया से शिक्षण को सामाजिक रूप से कार्यकुशल बनाया जा सकता है। पांचवा है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, सपोर्ट सिस्टम का मतलब है सहायक प्रणाली। तो यहां पर हम देखते हैं कि आंकड़े ऐसे होने चाहिए कि उसी से संप्रति की स्पष्ट झलक मिले, कंसेप्ट उसी से बन जाए। सामग्री को स्पष्ट इकाइयों स्वीकारात्मक या नकारात्मक के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। अध्यापक द्वारा प्रस्तुत स्वीकारात्मक या नकारात्मक उदाहरण विद्यार्थियों को परिकल्पना के निर्माण में सहायक होने चाहिए। स्वीकारात्मक एवं नकारात्मक उदाहरणों की प्रस्तुति में ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करना, फ्लैनल बोर्ड, फ्लैश कार्ड आदि का प्रदर्शन शिक्षण की सफलता में पोषण का काम देता है। विद्यार्थियों को आंकड़े अथवा सामग्री के स्रोतों का भी ज्ञान होना चाहिए। और लास्ट इसका पॉइंट है एप्लीकेशन या प्रयोग, ठीक है, कंसेप्ट अटेनमेंट के लिए। इंडक्टिव मेथड, आगमनात्मक विधि से संप्रत्ययों की शिक्षा देने से संप्रत्यय प्रतिमान अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। इसके द्वारा विद्यार्थी विभिन्न विषयों के कठिन संप्रत्यय भी आसानी से सीख जाता है। कक्षा में भाषा तथा गणित के शिक्षण के लिए इसका प्रयोग बहुत ही प्रभावकारी है। तो इसलिए कंसेप्ट अटेनमेंट, दिस मॉडल इज एन एक्सीलेंट टेस्ट ऑफ इवैल्यूएशन, एक्सीलेंट। और साथ में concept attainment is a good method for familiarizing unknown concept। कोई unknown concept है उनको जानने के लिए ये बेस्ट है। तो इस तरह से मॉडल के बारे में पूरा कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा चलते हैं कि संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान के क्या गुण हैं। मेरिट्स ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ठीक है, ब्रूनर ने दिया था। ये नंबर 1, यह कल्पना का विकास करता है, डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन। दूसरा, निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन, यह विद्यार्थियों के निरीक्षण शक्ति का विकास करता है। तीसरा, कोई तनाव नहीं, नो स्ट्रेन, इसके द्वारा विद्यार्थी किसी दबाव या तनाव में बिना प्राकृतिक रूप से सीखते हैं। तर्क का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग, यह प्रतिमान विद्यार्थियों में तर्क को विकसित करता है। अगला है सक्रिय रूप से भाग लेना, एक्टिव पार्टिसिपेशन, टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया में विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अगला है बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यह प्रतिमान विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास में सहायक सिद्ध होता है। विश्लेषणात्मक योग्यताएं, यह विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक एनालिटिकल एबिलिटीज का विकास करता है। एप्लीकेशन, यह विद्यार्थी को विभिन्न स्थिति में अपने ज्ञान के प्रयोग की योग्यता को प्रदान करना होता है।
स्वाध्याय की आदत, सेल्फ स्टडी हैबिट, यह प्रतिमान विद्यार्थी में स्वाध्याय की आदत का विकास करता है और व्यक्तिगत ध्यान या इंडिविजुअल अटेंशन, इसके द्वारा विद्यार्थियों की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना संभव होता है। अब इसके जो है कुछ डीमेरिट्स चलें। डीमेरिट्स ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। सबसे पहले है ध्यान न देना, एब्सेंट माइंडेड। इस प्रतिमान द्वारा शिक्षण में कई विद्यार्थी अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। दूसरा, गलत सोचना, रॉन्ग थिंकिंग। इसमें कोई विद्यार्थी गलत परिकल्पना बना सकता है, हाइपोथेसिस गलत भी हो सकती है और लंबे समय तक उसी गलत दिशा में सोचता रह सकता है। तीसरा है भाग लेना, नो पार्टिसिपेशन। इसमें कई विद्यार्थी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग नहीं लेते या उन्हें भाग लेने का अवसर नहीं मिलता है। अगला है, यह सभी परिस्थितियों के लिए अच्छा नहीं है और यह बहुत विस्तृत है। अगर इस प्रतिमान को हमने सफल बनाना है तो इसके लिए कुछ सुझाव हैं। प्रतिमान को सफल बनाने के सुझाव, उसके लिए सबसे पहले स्मॉल ग्रुप्स, टीचिंग के लिए छोटे छोटे समूह को बनाना। अनुदेशन, टीचर को पूरी कक्षा को अनुदेशन देना चाहिए। एग्जाम्पल्स, टीचर को जो कंसेप्ट सिखाना चाहता है उसे इसके एक या दो स्वीकारात्मक या नकारात्मक उदाहरण देने चाहिए, हाँ या ना के उत्तर देने चाहिए। तो उसके बाद है समूह का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। फिर विद्यार्थी को समूह बनाने चाहिए और प्रत्येक समूह में एक मॉनिटर नियुक्त करना चाहिए। प्रत्येक समूह कक्षा के बाहर गोलाकार अथवा अर्ध गोलाकार रूप में, चाहे सर्कल में बैठें या हाफ सर्कल में बैठें। उसके बाद अगला है भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, इनकरेजिंग पार्टिसिपेशन। प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से टीचिंग लर्निंग में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करना है। और उसके बाद गाइडेंस या निर्देशन, अध्यापक को प्रत्येक समूह में जाकर विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उनका निर्देशन करना चाहिए। और सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष, जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। अंत में सभी समूह के विद्यार्थियों को इकट्ठे बैठना चाहिए और सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष पर विचार करना चाहिए। इस तरह से यह हमारा था क्या, ब्रूनर्स कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। इसमें हमने कंसेप्ट के बारे में और उसकी जो बेसिक या बुनियादी धारणाएं, बेसिक प्रिजम्पशंस क्या थी, और उसके बाद किसी भी मॉडल में आने वाले 4 जो हेडिंग हैं उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा उसके बारे में हमने ये डिस्कस किया। और लास्ट में कि कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। That's all for this day. Thank you very much.